गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिजभान। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक इंडिया के। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्लांट इम्ब्रोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन 2020। और इसको सॉल्व करिए, अपने आप को टेस्ट करिए कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशंस है। आने वाला जो एग्जाम आपका है, टीजीटी पीएचडी या नीट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनमें बेसिक प्लांट इम्ब्रोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। उनको चेक करिए कितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वह एंजियोस्पर्म के अंदर क्या डेवलप करता है? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एम्ब्रोसैक, ओव्यूल। चलिए रिप्लाई करेंगे आप सभी लोग हमको। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है? चलिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे। एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, एम्ब्रोसैक, ओव्यूल। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप, उसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रोसैक, ओव्यूल। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप, उसका आंसर क्या होगा? चलिए तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रोसैक, जैसा कि आपको पता है जो मेगास्पोर होते हैं, 4 मेगास्पोर बनते रहते हैं। 4 में से अगर 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक मेगास्पोर क्या करता है, एम्ब्रोसैक को फॉर्मेशन करता रहता है, उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रोसैक। जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे 3 जो डीजनरेट कर जाते हैं और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, अगर वह फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस फिनोमेना को कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, जिसका एग्जाम्पल होता है पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम के अंदर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन होती है, इसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। याद रखिएगा, पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियोसैक होता है। जब 2 मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में मदद करते हैं तो उसे कहते हैं, याद रखिएगा, बाइस्पोरिक। और जब सभी चारों पार्टिसिपेट करते हैं, चारों मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक के निर्माण फास्ट करते हैं, उसे कहते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। तो ये टर्म याद रखिएगा, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज बडिंग, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए रिप्लाई देंगे कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के फॉर्मेशन फिनोमेना को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे 2 टर्म बार बार कंफ्यूज करता है जो एग्जाम में आ जाता है। एक है एपोमिक्सिस, दूसरा है एम्फीमिक्सिस। जैसा कि आप जानते हो, यदि अगर मैं बात करूं, एक टर्म आपके सामने आता है एपोमिक्सिस, एक टर्म होता है एम्फीमिक्सिस। इन 2 टर्मों में कंफ्यूजन रहता है, बार बार बेसिक पूछ लेता है। एपोमिक्सिस कहता है विदाउट सिनगैमी। विदाउट सिनगैमी का मतलब दैट इज विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, बिना गैमीट के फ्यूजन का। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यदि एक नॉर्मल फिनोमेना फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट नहीं होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, इस फिनोमेना को कहते हैं एपोमिक्सिस। और जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, नॉर्मल फिनोमेना, मैं बोलूं नॉर्मल फिनोमेनॉन, मतलब
सिनगैमी अकर। जहां सिनगैमी होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट फीमेल गैमीट का होता है, उसके बाद आपके सीड का फॉर्मेशन होता है, उस फिनोमेना को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। और जहां सिनगैमी नहीं होती है, कैरियोगैमी नहीं होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, उस फिनोमेना को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो ये डिफरेंस जानिएगा, बार बार एग्जाम में आता रहता है, एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस। नॉर्मल फिनोमेना एम्फीमिक्सिस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के द्वारा कौन सा फ्रूट प्रोड्यूस होता है? ब्रिंजल, एप्पल, बनाना, जैकफ्रूट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बनाना। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है? सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पी इंपॉर्टेंट टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? चार स्टेटमेंट दिया है। एंथर डेवलपमेंट से स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। बी ऑप्शन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ pollen is called the intine. सी ऑप्शन, टेप्टम nourishes the developing pollen. डी ऑप्शन, माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोथीसियम। आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट एंथर डेवलपमेंट में क्या है। एंथर का डेवलपमेंट यदि आपने पढ़ा है तो आप रिप्लाई दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? सी, टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। जैसा कि आप जानते हो, यदि आपने एंथर डेवलपमेंट की बात की, एंथर के डेवलपमेंट को पढ़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे बाहरी लेयर जो होती है एंथर की वॉल की, एंथर वॉल की मैं बात करूँ, सबसे बाहर जो होती है एपिडर्मिस होती है। उसके बाद जो होती है, आपको याद होना चाहिए, एंडोथीसियम होती है। उसके बाद के लेयर कहते हैं मिडिल लेयर, और सब उसके नीचे होता है टेपेटम, और इसके बाद होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देखिए, एंथर की वॉल की जब मैं बात करूंगा तो इस क्रम में एंथर की वॉल होती है। पहला स्टेटमेंट है स्पोरोजीनस टिश्यू जो है प्लांट, तो याद रखिएगा स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं? डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड द इंटाइन। जो आउटर लेयर पॉलन की होती है, आउटर लेयर, उसे कहते हैं एक्साइन, इंटाइन नहीं कहते। टेप्टम जो होता है पॉलन के डेवलपमेंट में मदद करता रहता है, तो ये क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द एंडोथीसियम। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन एंडोथीसियम से नहीं होता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन स्पोरोजीनस टिश्यू से होता है। तो याद रखिएगा, एंडोथीसियम क्या करती है? एंथर के लिबरेशन में, उसकी वॉल के रैप्चर होने में फाइब्रस टिश्यू वहां पे हेल्प करते रहते हैं। फाइब्रस थिकनिंग जो होती है एंडोथीसियम की, एंथर वॉल के डिटैच होने में हेल्प करता रहता है, ना कि स्पोरोजीनस टिश्यू के माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प करता रहता है। तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट है एंथर वॉल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रो सैक इज कॉल्ड। एम्ब्रो सैक के चारों तरफ जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, पेरिकार्म, एक्टोडर्म, पेरिस्पर्म। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे आप लोग, सभी लोग रिप्लाई देंगे। जो न्यूट्रिटिव टिश्यू एम्ब्रो सैक के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो न्यूसेलस होता है, जो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है, उन्हीं को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, पेरिस्पर्म क्या होता है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आउटसाइड एम्ब्रो सैक होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus? फिलिफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है? द गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube, recognize the suitable pollen at the stigma, produces nectar, stimulate the division of generative cell। चलिए रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। फिलिफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, एग्जाम्स में आता रहता है। रिप्लाई देंगे मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने स्टडी किया है तो आप देखते हैं इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में होती हैं पोलर न्यूक्लियर, पोलर सेल, और ये होता है एग। एग के दोनों तरफ जो पाई जाती है सेल, उसे बोलते हैं सिनर्जिड। अब आपको ध्यान रखना, इन सिनर्जिड के पास, इन्हीं सिनर्जिड्स के पास क्या होती है, इन्हीं सिनर्जिड्स के पास जो होती हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटस पाए जाते हैं। फिलिफॉर्म ऑपरेटस किसके पाए जाते हैं, सिनर्जिड्स। एक की जो अगल बगल सेल्स पाई जाती हैं, जिस सिनर्जिड्स कहा जाता है, फिलिफॉर्म ऑपरेटस पाई जाती हैं, जो पॉलन ट्यूब को एंट्री को गाइड करते रहते हैं, ताकि वो स्टिग्मा पे आने के बाद स्टाइल के थ्रू ओवरी के पास पहुंच सके। तो आप अगर आप देखोगे यहाँ पे इस बात को, कि यहाँ पे जो आपका पॉलन ट्यूब आता है, पॉलन ट्यूब को जो गाइड करने वाला होता है, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, इसके अंदर दो मेल गैमेट है। ये जो पॉलन ट्यूब है, इसको गाइड करने में ये सिनर्जिड हेल्प करते रहते हैं। सिनर्जिड किस में हेल्प करते रहते हैं, सिनर्जिड्स के पास जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है, वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि किस तरह वह ओवरी के पास में पहुंचे और एग को फर्टिलाइजेशन में मदद करे। तो ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस जो सिनर्जिड्स के पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ द ओवरी ओवम ग्रो इनटू। आपको बताना है ये किसका फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का एक न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है तो किसका फॉर्मेशन होता रहता है, स्टिग्मा, एंडोस्पर्म, एंथर, स्टेमन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, उसको जवाब देने में आसानी होगी। आंसर क्या होगा इसका, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। यदि आप देखें, आपको पता, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्पेल होता है, जिसके अंदर, इस कॉर्पेल के अंदर एक होता है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, और ये होता है आपका ओवरी। इस ओवरी के अंदर आप देखोगे, इस ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसैक, और यहाँ होता है एग, यहाँ पे होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों तरफ जो होती हैं एंटीपोडल, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इस तरह से अगर आप देखोगे, यदि आपको देखें यहां से पॉलन ट्यूब इधर से एंट्री करता है, पॉलन ट्यूब इधर से एंट्री करता है, पॉलन ट्यूब के पास इसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब और यहां पे होते हैं टू मेल गैमीट। इस टू मेल गैमीट में अगर मैं बात करूं, इस टू मेल गैमीट की मैं बात करूं, तो आप देख सकते हो इस टू मेल गैमीट में जो टू मेल गैमीट होते हैं, एक क्या करता है, वन मेल गैमीट जो करता है, ये फ्यूज करता है, ये फ्यूज करता है एक से। और जब एक मेल गैमीट एक से फ्यूज करता है तो बनाता किसको है, जाइगोट को बनाता है। दूसरा जो मेल गैमीट होता है, सेकेंड जो मेल गैमीट होता है, वह किससे फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है तो बनता हमारा है एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, पहला मेल गैमीट जो पॉलन ट्यूब के अंदर का होता है, वह किससे फ्यूज करता है,
एक से फ्यूज करता है। इस एक से जो फ्यूज करता है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इस एक से फ्यूज करता है, एक से फ्यूज करता है, जो पहला वाला इस एक से फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के अंदर होता है वह किससे फ्यूज करता है, सेकंड किससे फ्यूज करता है, सेकंड फ्यूज करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई से। तो पहला जो मेल गैमीट होता है जो एक से फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, तो हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म। और याद रखिएगा एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के मेल गैमीट से अगर फ्यूज करता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस फिनोमेना को क्या है, एम्ब्रोसैक इज लोकेटेड इनसाइड द, एम्ब्रोसैक कहां लोकेटेड होता है, पहला ऑप्शन स्टिग्मा, ओव्यूल, माइक्रोपाइल, स्टाइल। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी मुझको रिप्लाई करेंगे। एम्ब्रोसैक के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा जवाब दीजिएगा। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। ओव्यूल, एम्ब्रोसैक का निर्माण ओव्यूल के अंदर होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल को फॉर्म, इनसाइड ओवरी ओव्यूल को फॉर्मेशन, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक का फॉर्मेशन और एम्ब्रोसैक के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन। ये घटना आपको याद रखना है। याद रखिएगा ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक बनता है, उस एम्ब्रोसैक के अंदर एक का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या मिल गया, एम्ब्रोसैक किसके अंदर बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है, ओव्यूल के बनता है। अब एक पॉइंट और, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन, यह भी याद रखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, याद रखिएगा फ्रूट में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा सीड, सीड में। ये बात याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण करती है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण करता है। ये सब बातें आपको, एम्ब्रोसैक किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता रहता है। इस तरह से आप देखोगे ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड फॉर्मिंग, जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो किसको फॉर्मेशन करता रहता है, 2 मेल न्यूक्लियाई, बी ऑप्शन 3 मेल न्यूक्लियाई, सी ऑप्शन 2 फीमेल न्यूक्लियाई, डी ऑप्शन 3 फीमेल न्यूक्लियाई। करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड करती है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में तो क्या बनता है, आंसर क्या होगा 2 मेल न्यूक्लियाई। यदि आपको याद हो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अगर आपने देखा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल न्यूक्लियाई होता है, जो कहते हैं माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर जो होता है यहाँ पे पहला डिवीजन जो होता है, एक सेल 2 सेल बनती है, पहली सेल ऊपर वाली होती है जिसे बोलते हैं ट्यूब सेल, दूसरा बनता है जनरेटिव सेल। अगले स्टेप पे आप देखोगे कि यहां से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और यहां पे 2 सेल होती है, एक सेल होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है ट्यूब सेल। यह जनरेटिव सेल ही डिवाइड करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड करती है और बनाती है 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। तो याद रखिएगा 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन किसके डिवीजन से होता है, किसके डिवीजन से होता है, जब जनरेटिव सेल डिवाइड करती है। इसका मतलब
जब मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहता है, तो सबसे पहले क्या करता है, न्यूक्लियस ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल में डिवाइड करता रहता है। फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, उस पॉलन ट्यूब के अंदर जो दो सेल होती हैं, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल एंट्री कर जाती हैं, और जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करता है और दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता रहता है। तो याद रखिएगा कि दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन जनरेटिव न्यूक्लियस के डिवीजन से होता रहता है। ओके, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट, टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ पॉलन ट्यूब और कॉल्ड। पॉलन ट्यूब के एंड में दो न्यूक्लियाई जो होते हैं उनका क्या नाम है? फिर ये आपके मेल गैमेटोफाइट से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन ट्यूब न्यूक्लियस एंड ए जनरेटिव स्पर्म एंड ओवम, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। तो आपको पता है, अभी पिछली स्लाइड पे मैंने बात किया है कि जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड करती है तो फिर से क्या बनाती है, टू मेल गैमीट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। पॉलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पिछली स्लाइड पे ही आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी टाइम में यहाँ दो सेल एंट्री करती है, एक जनरेटिव सेल और दूसरा ट्यूब सेल। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस इंटर कर जाता है पॉलन ट्यूब के अंदर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में एंट्री करते हैं। The fusion of female reproductive nucleus with the male reproductive nucleus is known as, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस का फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस से जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं? एडॉप्शन, एक्सक्रीशन, फर्टिलाइजेशन, रीजनरेशन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी सही कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन के ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एडॉप्शन, डिफ्यूजन। करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉलिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि पॉलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल एग, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विद द पोलर न्यूक्लियाई। रिप्लाई देंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन फिनोमेना को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग। इन एंथर वॉल, फिर से एंथर के डेवलपमेंट की बात करता है। एंथर के डेवलपमेंट पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीसियम। पहला स्टेटमेंट, एंडोथीसियम लाइज इनर टू द मिडिल लेयर। सेकेंड ऑप्शन, सी, टेप्टम लाइज नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस। डी ऑप्शन, मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेप्टम। टेप्टम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम कौन सा एंथर वॉल के में करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट क्या इसमें से है? सभी लोग रिप्लाई देंगे। एंथर का वॉल स्ट्रक्चर यदि आपने स्टडी किया है तो आप इसमें से करेक्ट आंसर बताएं क्या सही है। चलिए, डी, मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेप्टम। यदि आप मैंने अभी पहली स्लाइड पे ही बात किया था कि अगर हम एंथर वॉल की बात करें तो एंथर वॉल में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होती है? एंडोथीसियम। उसके बाद क्या होता है? मिडिल लेयर। इसके बाद होता है टेपेटम। इसके बाद होता है स्पोरोजिनस टिश्यू।
फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आप देखेंगे एंथर की वॉल में अरेंजमेंट होता है लेयर का। तो पहला स्टेटमेंट है टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू द एंडोथीसियम। तो आप देखिए एंडोथीसियम से नीचे टेप्टम लेयर नहीं है, मिडिल लेयर से नीचे है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंडोथीसियम लाइज इनर टू द मिडिल लेयर, तो जरा सा देखिए एंडोथीसियम एपिडर्मिस से नीचे है ना कि मिडिल लेयर से। सेकंड ऑप्शन भी गलत है। टेप्टम किसके बीच में पाया जा रहा है? नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, ये भी स्टेटमेंट गलत है। टेप्टम किसके नीचे पाया जा रहा है? मिडिल लेयर के नीचे पाया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेप्टम। मिडिल लेयर कहां पाई जा रही है? एंडोथीसियम और टेप्टम के बीच में। तो आप देखोगे यहां पे देख सकते हो मिडिल लेयर और एंडोथीसियम और टेप्टम के बीच में पाई जा रही है। मिडिल लेयर कहां पाई जा रही है? एंडोथीसियम और टेप्टम के बीच में पाई जाती है। तो यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब के बारे में क्या सही है? इट शोज द ओनली द टिप ग्रोथ, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 नॉन-सेलुलर जोन्स, इट शोज द कीमोस्टैटिक मूवमेंट, इट शोज द रेडियल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? पॉलन ट्यूब के बारे में यदि आपने मेल गैमेटोफाइट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आंसर ये टिप ग्रुप में होता है। आप पढ़िएगा पॉलन ट्यूब के निर्माण में नॉन सेलुलर और सेलुलर रीजन्स पाए जाते हैं। मूवमेंट जो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग अपवर्ड होता रहता है, डाउनवर्ड भी होता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीमिक्सिस इन द प्लांट्स मींस डेवलपमेंट नॉट ए प्लांट। याद रखिएगा एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मैंने 2 टर्म बोला था, एम्फीमिक्सिस और आपके सामने एपोमिक्सिस, पहले स्लाइड बताया था। एम्फीमिक्सिस वह फिनोमेना है जहां नॉर्मल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है। एपोमिक्सिस कहाँ होता है? जहां सिनगैमी नहीं होती है। याद होगा आपको हमने बताया था जहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटी सिनगैमिट नहीं होता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए। जहां पे एम्फीमिक्सिस फिनोमेना होता है वहां नॉर्मल सिनगैमी होती है। आपको याद होगा फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट होता है। लेकिन एम्फीमिक्सिस में कहीं ऐसा नहीं होता है कि बिना फ्यूजन के गैमीट का सीड का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहां बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। एपोमिक्सिस में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। नेक्स्ट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड कोट डेवलप फ्रॉम, मैंने आपको बताया है चेलेजा, ओव्यूल, एम्ब्रोसैक, इंटेगोमेट। सीड कोट का निर्माण किससे होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर पिछला स्लाइड पे देखा तो हमने कुछ बातें बताई थी, उसके आधार पर आंसर दीजिए आप। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इंटेगुमेंट। सीड कोट का फॉर्मेशन किससे होता है? इंटेगुमेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल जो इंटेगुमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशंस सीड कोट का फॉर्मेशन करता रहता है। याद रखिएगा सीड कोट का फॉर्मेशन करता रहता है। तो आपसे पूछा है सीड कोट का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल के इंटेगुमेंट से होता रहता है। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आज सभी रिप्लाई देंगे। हॉफमिस्टर, लिवेनहॉक, नेवेस्चिन, हुक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप। सी, एच.जी. नेवेस्चिन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर जिसके बारे में बताया था वो प्लांट है लिलियम एंड फिटलेरिया। इन दोनों के अंदर बताया था, लिलियम और फिटलेरिया। और किस वैज्ञानिक ने दिया था? नेवेस्चिन साहब ने। याद रखिएगा। एन एम्ब्रियो may sometime develop from a cell of an embryo sac other than the egg. This is called as apospory, parthenogenesis,
पार्थेनोकार्पी और एपोगैमी। ये मिलता जुलता टर्म्स है। अब बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई दीजिए आप लोग। एपोगैमी। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है? एपोस्पोरी, जब मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, मैं अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन स्पोरोफाइट से विदाउट रिडक्शन डिवीजन हो, उस फिनोमेना को कहते हैं एपोस्पोरी। पार्थेनोजेनेसिस कहता है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड। एक तरह से एपो, जो मैंने आपको बताया था एपोस्पोरी फिनोमेना, उसी से जुड़ता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब बात आती है एपोगैमी क्या होता है? एपोगैमी विदाउट गैमीट फ्यूजन, बिना गैमीट के फ्यूजन का जब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एपोगैमी फिनोमेना। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में कहा हुआ आपके सामने है कि एम्ब्रियोसैक के एक के अलावा दूसरी सेल से जब एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है तो उसका, जब एम्ब्रियो का निर्माण एम्ब्रियोसैक के एक के अलावा दूसरी सेल से हो जाए तो उसे कहते हैं एपोगैमी। क्योंकि यहाँ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं हो रहा है, एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एपोगैमी फिनोमेना होता है जहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियोसैक से होता है, उनमें एक पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये चारों टर्म बड़े ही कंफ्यूजिंग है जो एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट, द नेम पेरिस्पर्म इज गिवन टू द, पेरिस्पर्म टर्म किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस, पेरिफेरल न्यूसेलस, डिसइंटीग्रेटेड एंटीपोडल सेल्स, डिसइंटीग्रेटेड सिनर्जिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? ए। आपको पता है एम्ब्रोसैक के अंदर जो न्यूसेलस होता है रेमिनेंट, जो बचे हुए थोड़ा सा इस न्यूसेलस बचा रहता है, जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता रहता है, उसी को हम कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। ये कुछ आपके सामने मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था। अपने आप को चेक करिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको इससे बेनिफिट आने वाले एग्जाम में मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।